अरे काशिफ आ गए बेटा। ज़ुहरा खाला किचन से चाय का कप लेकर बरामद हुई जो इन्होंने अंकल के सामने रख दिया। ठहरू, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं खाला, मैं इस सड़ी हुई गर्मी में चाय के नाम से ही घबरा गया। मैं बस चलता हूँ, आप ये सौदा चेक कर लें। मैंने रसीद इन्हें थमा दी। अच्छा। ज़ुहरा खाला ने रसीद थाम ली। मैं तो कह रही थी कि एक कप चाय ही पी लेते। फिर वो जैसे चुंक कर बोली, अरे काशिफ बेटा, सुबह जब तुम बाहर निकल गए तो मुझे ख्याल आया कि बिजली का बल तो कब से आया रखा है, अब घर जाते हुए उसे जुमा करवा दोगे। वो मुझे मिलती नजरों से देख कर बोली, कोई बात नहीं खाला, आप बल ला दें, मैं अभी जुमा करवा देता हूँ। जब तक खाला अंदर से बल और पीसे निकाल कर लाए, मैं अखबार के पीछे पोशीदा अंकल शहजाद को देखकर खून के घूंट पीता रहा। अब तमाम अनजान लोग तो मुझको सख्त बदलिहाज और काम चोर समझ रहे होंगे कि एक जरा सी ग्रोसरी लाने पर मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, असल वजह कुछ और है, और साल हा साल से है। ये ग्रोसरी, ये बल, ये पोल्ट्री, ये कोई आजकल या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी कहानी है। ज़ुहरा खाला मेरी अम्मी की कजन होती हैं। उनमें और मेरी अम्मी में बचपन से ही बड़ी गहरी दोस्ती है। अम्मी बताती हैं ज़ुहरा खाला अपनी नौजवानी में भी बिल्कुल आम सी खातून हवा करती थीं। सानुली सलूनी, दबली पतली, ना जाने किस तरह उनका जैकपॉट निकल आया कि उनके लिए अंकल शहजाद का रिश्ता आ गया। अंकल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, हैंडसम थे। अगर कोई आमसी औरत किसी खूबसूरत मर्द के पले बंध जाए तो बस जी सारी जिंदगी खतरे की घंटी औरत को अपने कानों में गूंजती महसूस होती है। और अंकल शहजाद तो वजाहत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े थे। पतली आमसी ज़ुहरा खाला और बेहद खूबरू स्मार्ट अंकल शहजाद, जब वो अपनी ओपन जीप में जंगलात के दौरों पर आते जाते तो बिल्कुल हीरो लगा करते थे। वो ज्यादातर तो घर से बाहर रहते ही थे। रफ्ता रफ्ता दौरों में और इजाफा होता गया, और इन्होंने जैसे घर आना छोड़ ही दिया। चंद सालों में उनके यहाँ दो बेटियां भी हो गई, एमन और समन, मगर बच्चियों की पैदाइश ने भी उनके मामूलात में कोई फर्क नहीं डाला। शहजाद अंकल तो कभी घर में होते ही नहीं थे। उनकी अम्मा सारा इल्जाम इंतहाई ढिठाई से ज़ुहरा खाला पर डाला करती थीं, और अंकल शहजाद के घर से लाताल्लुक रहने की वजह ज़ुहरा खाला की कमसूरती को ठहराती थीं। कभी कभी इल्जामात का रुख सिर्फ दो बेटियों की तरफ मुड़ जाता, जैसे बेटा ना हो सकने की गनाहगार सिर्फ ज़ुहरा खाला हूं। अंकल शहजाद की बेअतनाई और लाताल्लुकी बाकायदा नापसंदीदगी में बदलने लगी। ज़ुहरा खाला की सास अंकल शहजाद की दूसरी शादी का ऐलान करने लगी थी। है मेरा बच्चा घर की शक्ल भूल गया है, वो भी क्या करे जब ऐसी मनहूस सूरत औरत घर में मौजूद हो। सियाह रात बनकर छा गई है मेरे चांद जैसे बेटे की जिंदगी पर। खैर, ये तो अंकल शहजाद की अम्मा के ख्यालात थे, लेकिन उनके नसीब में कुछ अजीबो-गरीब इत्तेफाकात जरूर दर्ज थे। बेहद पुरस्कार, बहुत हौलनाक हुआ कुछ यूं कि किधर घर की शक्ल ही ना देखते थे, और कहां वो ऐसे घर लौटे कि फिर घर से कदम बाहर निकालना छोड़ दिया। कैसी आवारगी, कैसी तफरी, यहाँ तक कि कैसी नौकरी, सब छोड़ छाड़ दिया। सिर्फ हर वक्त ज़ुहरा खाला को आवाजें लगाते, बस तुम हर वक्त मेरे पास रहा करो। वो इल्तिजा करते। ज़ुहरा खाला की सास के तन बदन में आग लग जाती। कल मोही ने जरूर कोई जादू टोना करवाया है, उनको पक्का यकीन था। मगर मामला इतना सादा नहीं था। अंकल शहजाद ने दरहकीकत नौकरी वोकरी सब छोड़ दी, कहीं भी आना जाना तर्क कर दिया। घर के सबसे अंदरूनी कमरे में खौफजदा बैठे रहते, सिर्फ उस वक्त थोड़े मुतमईन नजर आते जब ज़ुहरा खाला उनके पास होती। ये सूरत-ए-हाल पूरे खानदान वालों के लिए तशवीश का बायस बन रही थी। सबके बार बार पूछने पर इन्होंने एक वाकया सुनाया। पिछले दिनों जब मेरा तबादला एक दूर दराज इलाके में हुआ था, तो वहां से मेरे साथ भयानक वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। मैं एक शाम किसी सुनसान जगह से गुजर रहा था कि मेरी जीप एक झटके से रुक गई। मैंने इसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। मैं जीप से बाहर निकला और किसी मदद की तलाश में पैदल चलने लगा। शाम का उजाला रात के अंधेरे में बदल रहा था। मैं जाने कहां निकल आया था। चलते चलते एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे बाकायदा किसी के लिबास की सरसराहट महसूस होने लगी। जब मैं रुकता तो आवाज भी रुक जाती। मैं घबरा कर वापस मुड़ गया, तेज तेज कदम उठाकर जीप के करीब पहुंच गया। तेज चलने से मैं हांफ गया था, मगर मेरे साथ चलने वाली मखलूक भी ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे मेरे पीछे भागकर वो भी थक गई है। शक्र है कि जीप फौरन स्टार्ट हो गई। मैं आंधी तूफान की तरह गाड़ी भगाता घर आ गया। घर बहुत ही पुराना था, इसमें कमरे तो बेशुमार थे, मगर वो बहुत खस्ता हाल था। मेरा मुलाजिम वहीं का रहने वाला था, वो मेरे लिए खाना बना देता था और सफाई वगैरह
किया करता था। मेरे रहने के लिए उसने 2 कमरे साफ कर दिए थे, बाकी घर काट कबाड़ से भरा हुआ था। घर के 3 तरफ बहुत बड़ा लॉन था जो बिल्कुल उजाड़ था। इसमें सरफे बेतहाशा बढ़ी हुई झाड़ियां लगी हुई थीं। कई दरख्त भी लगे हुए थे जिनको देखकर अंदाजा हो सकता था कि बहुत कदीम हैं। जब मैं सोने लेटा तो वो पर इसरार वाकया मुझे याद आ गया। वैसे तो डर और खौफ से मेरा बिल्कुल वास्ता नहीं था, मगर एक अजीब कैफियत मुझे मुसलसल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है, कोई अनजानी चीज। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा इसको आवाज दूं कि मेरे कमरे में नीचे अपना बिस्तर लगा ले, मगर मुझे शर्म महसूस होने लगी कि वो क्या सोचेगा कि साहब डर रहे हैं। ना जाने कब मुझे नींद आ गई और ना जाने किस तरह आधी रात को मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब बू फैली हुई थी, बहुत नागवार। मैं घबरा कर उठ कर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराने लगी, एक चरचराहट, जैसे जैसे कोई झूला झूल रहा हो और झूला बुरी तरह जंग आलूद हो। आवाज रफ्ता रफ्ता तेज हो रही थी, इतनी तेज कि कमरे में धमक होने लगी। उसी तरह वो बदबू भी तेज हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया ये बदबू तो शाम में भी महसूस हुई थी जब मेरी जीभ बंद हो गई थी। मैं डर से कांपने लगा कि अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में खूब अंधेरा हो गया। शफीक ने मुलाजिम को आवाजें देने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से निकला, टटोल कर खिड़की तक पहुंच गया। डरते डरते पर्दा सरकाया और उफ, मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया। सामने उजाड़ बियाबान लॉन में आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबे इस पुरस्कार घर में चांद की मदहम रोशनी में वो झूले पर बैठी हुई थी। लंबा सफेद लिबास पहने, अपने सारे लंबे बाल आगे अपने चेहरे पर डाले, सर झुकाए वो लंबे लंबे चूले ले रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पर्दा वापस आगे कर दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज चुरचराहट की आवाज अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू किया, जैसे कोई स्लो मोशन का सीन चल रहा हो। फिर इसके बालों की ओट में से इसकी आंखें, सुर्ख खौफनाक आंखें मुझ पर जम गईं। इसके सियाह चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई, वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट, चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट। शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह उठते ही मैंने अपना सामान उल्टा सीधा पैक कर लिया। शफीक मेरे इस अचानक फैसले पर हैरान रह गया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी साहब, इधर कोई असीब वासीब नहीं है। मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। वो इसलिए कि भूत और चुड़ैलें रात के हम सफर होते हैं और तुम रात को गधे और घोड़े बीच कर सो रहे होते हो। मैंने तल्खी से कहा, पूरी रात एक चुड़ैल लॉन में पिकनिक मनाती रही, झूले झूलती रही, तुम्हें पता नहीं चला। चुड़ैल झूला? कौन सा झूला साहब, बाहर तो कहीं कोई झूला नहीं है। शफीक हैरान रह गया। अच्छा, कोई झूला नहीं है तो ये क्या है? मैं उसको बाजू से घसीट कर खिड़की के पास ले आया और पर्दा सरका दिया, और मुझको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लॉन दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा था, वहां कोई झूला नहीं था। देखा साहब, शफीक ने फातिहाना अंदाज में कहा, जरूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा, मगर मुझे 100% यकीन था कि मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात वहम नहीं हैं। मैंने शफीक की एक ना सुनी और वापसी के लिए निकल गया। हालांकि सूरज की तेज रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर मेरा डर दूर होकर नहीं दे रहा था। बार बार वो सफेद लिबास वाली मखलूक और वो चूल्हा आंखों के आगे आ रहा था, और वो मंजर जब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही थी। उफ, इसका भयानक चेहरा मुझे याद आ गया और जीप एक झटके से रुक गई। ओ, सुबह में जल्दी में रेडिएटर में पानी डालना भूल गया। मुझे ख्याल आया, मैंने तो सुबह जल्दी की वजह से एक कप चाय भी नहीं पी थी। मैं जीप से बाहर निकल आया, शायद कोई मदद मिल जाए। अरे ये तो वही जगह है। थोड़ी दूर चलकर मुझे याद आ गया जहां मैं कल भटक गया था। मुझे एकदम डर लगने लगा। मैं जल्दी से भागकर जीप में आकर बैठ गया, फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और वो स्टार्ट हो गई, मगर अचानक गाड़ी में एक तेज बू फैल गई, कुछ जलने की बदबू। इस बू को अब मैं पहचानने लगा था। मेरी दिल की धड़कन बुरी तरह तेज हो गई। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी, उसी तरह लंबे सफेद लबादे में, बाल आगे चेहरे पर डाले। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा जोर जोर से चीखने लगा, डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। इसकी मुनमनाती हुई आवाज सुनाई दी, मैं तुम पर आशिक हो गई हूं जब से तुमको देखा है। मगर मैं कैसे न डरता, उसकी आवाज भी उसकी सूरत की तरह बहुत डरावनी थी। देखो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे डर कर ही वापस जा रहा हूँ। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं रोने वाला हो गया। पीछा तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इसकी खौफनाक मुस्कुराहट गायब हो गई, इसकी आंखें गोसे में भर गईं। मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ना जाने कैसे मैंने घर तक का सफर तय किया, वो उसी तरह मेरे बराबर बैठी रही। घर पहुंचकर वो एकदम गायब हो गई। मैंने कुछ सुकून महसूस किया, मगर वो तो वही थी मेरे साथ, सिर्फ वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। मगर जैसे ही मैं अकेला
होता वो आ जाती, मुस्कुराते हुए, बल्ला वजह कहकहे लगाते हुए, वो एक पल को मेरी जान नहीं छोड़ती थी, जब मैं वॉशरूम जाता तो बाहर दरवाजे से लगकर खड़ी होती, वो मेरे सवा किसी को ना नजर आती थी ना ही उसकी आवाज किसी को सुनाई देती थी, आराम से कमरे के किसी कोने में मौजूद अपने बालों की ओट से मुझे देखती रहती थी, और कभी कभी तो रात को मेरी आंख खुलती तो छत से उल्टी लटकी मेरे ऊपर झोंकी होती थी। उसने मुझे इतना खौफजदा कर दिया कि डर से मेरा दिल बेहद कमजोर हो गया। सिर्फ उस वक्त वो चली जाती थी जब मेरी बीवी मेरे साथ होती थी। रकाबत की आग इस चुड़ैल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। अंकल शहजाद ने ये सारा किस्सा तफसील से और डर से कांपते हुए सुना दिया था। किस्मत के खेल कितने निराले होते हैं। सारी जिंदगी हसीन खवातीन से दिल लगी करने वाले अंकल शहजाद एक सच्ची आशिक के हाथों दिल के मरीज बन गए। अब क्या किया जाए। जो आशिक एक चुड़ैल थी, एक अरसे तक जिस बीवी के साय से बचते थे, अचानक इसके आंचल में पनाह मांगने लगे। खैर ना जाने ये अजीब पर इसरार खेल कब तक चलता रहा। अंकल ने नौकरी छोड़ दी, कहीं आना जाना बिल्कुल तर्क कर दिया। पीला जर्द चेहरा लिए घर के किसी कोने में अकड़ू बैठे थर थर कांप रहे होते। शोकिर हवा की अंकल शहजाद का घर उनके अब्बा का बनवाया हुआ था। जब अंकल की नौकरी छूट गई तो चंद दिनों बाद घर में खाने के लाले पर गए। आखिर उनकी अम्मा जान ने कुछ इजाफे करवा कर ऊपर की मंजिल किराए पर उठा दी। जैसे तैसे गुजारा होने लगा। कई साल गुजरे, शहजाद अंकल की अम्मा आखिरकार दुनिया छोड़ गईं, बच्चियां बड़ी हो गईं। शहजाद अंकल के ऊपर आशिक मखलूक का इश्क लाहासिल भी आखिर मदहम हो गया। अब वो हर वक्त उनके पास नहीं होती थी, बल्कि कभी कभार अपने महबूब के दर्शन करने तशरीफ लाया करती थी। खैर ये सारी राम कथा तो वो है जो मैं अपने बचपन से सुनता चला आया हूँ, मगर अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। ना तो मुझे किसी चुड़ैल पर यकीन था, ना अंकल शहजाद के इस प्रोपेगंडे पर कि वो इस कदर लाचार और कमजोर हो चुके हैं कि कोई काम ही नहीं कर सकते। ना तो नौकरी ना ही कोई घर के काम। मैंने सालों से उनको घर में मौजूद अखबार और किताबों का मुताला ही फरमाते देखा था। रात को टेलीविजन के आगे विराजमान हो जाते। लोग कहते हैं कि उनकी हालत बरसों बहुत बुरी रही है, मगर अब तो वो बिल्कुल सेहतमंद लगते थे हर एतबार से। उनका कहना था कि शदीद खौफजदा रह रह कर उनके असाब जवाब दे चुके हैं और वो कोई काम कर ही नहीं सकते। मैं बरसों से उनके घर की हर ड्यूटी देता आ रहा हूँ। उनके घर का हर छोटा बड़ा काम मेरी जिम्मेदारी बना दिया गया है। मैं उनके बेटे जैसा ही हूँ, मगर अंकल शहजादोर उनका कभी कोई काम ना करना महज एक कुसला है। मुझे पक्का यकीन है, हो सकता है बरसों पहले कोई हल्का फुल्का वाकया पेश आ गया हो, जिसे कि अक्सर लोगों के साथ पेश आ जाता है, मगर इतने सालों तक मुसलसल उसी कैफियत में रहना नामुमकिन। हेलो काशिफ भाई। समन की सख्त घबराई हुई आवाज से मैं भी घबरा गया। हाँ समन, क्या हवा है, खैरियत तो है। वो काशिफ भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बेहोश हो गई हैं। अब्बू ने कहा है आपको कहूँ डॉक्टर को ले आएं। मैं ज़ोहरा खाला की तबीयत का सुनकर खुद भी परेशान हो गया था, मगर अब्बू का नाम सुनकर बुरी तरह तब गया। तो मौसूफ डॉक्टर को बुलाने की ज़ुहम्मत भी नहीं करेंगे, मुफ्त का नौकर जो मिला हवा है। खैर खुद पर कंट्रोल करके समन को तसल्ली दी। रात के 1:30 बज रहे थे। अपने दोस्त और पड़ोसी डॉक्टर नोमान को नींद से उठाकर खाला के घर ले गया। शक्र है खतरे की बात नहीं थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। बेचारी खाला कितनी कमजोर हो गई थी, और एमन और समन, डरी सहमी जर्द रंगत वाली लड़कियां, उनमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बीमार मां को डॉक्टर के पास ले जाती। सर पर बाप के मौजूद होते हुए मैंने एक जहरीली निगाह उन पर डाली। इनके सिर्फ चंद बाल सफेद हुए थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मेरे साथ बैठे वो यकीनन मेरे बड़े भाई लग रहे होंगे, मुझसे कहीं ज्यादा। पूछिए बड़े भाई, काशिफ भाई आप आज यहीं रुक जाएं प्लीज, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, डर लग रहा है, समन ने इल्तिजा की। वैसे तो मैं अक्सर यहाँ उतर रहता था, मगर रात को रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। मगर समन के पीले पड़े चेहरे को देखकर मुझे तरस आ गया। चलो ठीक है, मैं अम्मी को फोन करके बता देता हूँ। समन मुतमईन हो गई। मेरा बिस्तर अंकल शहजाद के कमरे में लगा दिया गया। मैंने कोफत महसूस तो की, मगर सारे दिन का थका हवा था और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं लेटते ही सो गया। मगर रात को अचानक मेरी आंख खुल गई, जैसे हवा का तेज झोंका मेरे चेहरे से टकरा गया हो। एक अजीब बू महसूस हो रही थी, जैसे जैसे कुछ जल रहा हो। फिर एक आवाज कमरे में गूंजने लगी, चुर चुर, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, जंग आलूद झूला। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म जैसे पत्थर का बन गया था। झूले की आवाज तेज होने लगी। मैंने आंखें पूरी खोल दी। कमरे में मदहम रोशनी फैली हुई थी। इस मलगजी रोशनी में कोई अंदर दाखिल हो गया। सफेद लिबास में, बाल आगे डाले, वो आहिस्ता आहिस्ता अंकल शहजाद की तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल खौफ से फटने लगा। वो अंकल के कदमों में बैठ गई, उनके पैर सहलाने लगी। अंकल नींद में कसम खाए। उसने आहिस्ता से अपने मुंह से बाल हटा दिए। अंकल शहजाद ने सारी जिंदगी इसके भयानक चेहरे का जो नक्शा खींचा था, वो तो कुछ भी नहीं था, वो कहीं ज्यादा मकरू थी। अचानक इसकी सुर्ख आंखें मुझसे टकराएं। मैं डर से कांप रहा था। वो मुस्कुराने लगी, फिर मुझ पर नजर जमाए हुए उसने अपनी काली सियाह जबान निकाली और अंकल के कदमों पर रख दी।